सोचिए, अगर अकबर के दरबार में अचानक एक फकीर आ जाए, साधारण नहीं बल्कि ऐसा फकीर जो दावा करे कि उसके पास ऐसी दुआ है जो किसी की किस्मत बदल सकती है, वो भी इस शर्त पर कि दरबारियों और बादशाह को अपनी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी उसके सामने कबूल करनी होगी। अब आप सोचिए, एक एक कर दरबारी अपनी अपनी पोल खोल रहे हैं। कोई कह रहा है, जहां खाने की थाली देखता हूं मैं वहीं हार मान जाता हूं। कोई कह रहा है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है लालच। और अकबर, हाँ, बादशाह अकबर भी मान गए। लेकिन ठहरिए, बीरबल चुप क्यों हैं? और असली खेल क्या है? क्या ये फकीर सच में फकीर है या सिर्फ नकली रूप धरे कोई चालाक धूर्त? आज की कहानी आपको न सिर्फ हंसाएगी बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देगी। तो आइए सुनते हैं, दरबार में आया नकली फकीर जिसने सबको बेवकूफ बना दिया। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। सुबह की किरणें संगमरमर की फर्श पर ऐसे चमक रही थीं जैसे चांदी की परत चढ़ गई हो। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी अपनी अपनी जगह सजे धजे, लेकिन मन ही मन तैयार थे कि आज भी कोई दिलचस्प चर्चा, कोई अजीब मुकदमा या कोई हास्यास्पद मामला सामने आने ही वाला है। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। दरबार के मुख्य द्वार से एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके बदन पर फटे पुराने कपड़े थे, कंधे पर झोला और हाथ में एक लकड़ी की माला। उसके चेहरे पर नकली गंभीरता और आंखों में बनावटी चमक थी। उसने जमीन पर बैठकर ऊंची आवाज में कहा, सलाम हो बादशाह अकबर पर। मैं एक फकीर हूं और मैं किस्मत बदलने की दुआ लेकर आया हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई चौंका। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, किस्मत बदलने की दुआ? और उसके लिए तुझे हमारे दरबार में आने की क्या जरूरत थी? फकीर ने गहरी सांस ली, जैसे सदियों का अनुभव लिए हो। जहां सबसे बड़ा तख्त है वहीं सबसे बड़ी दुआ दी जा सकती है। लेकिन उसने ठहराव लिया, मेरी दुआ तभी असर करेगी जब दरबार के हर आदमी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी सबके सामने कबूल करेगा। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। कोई हंसा, कोई डर गया। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, वाह, ये तो दिलचस्प है। अच्छा दरबारियों, आज ये खेल खेलते हैं। हर कोई अपनी सबसे बड़ी कमजोरी कबूल करेगा। एक दरबारी हिचकिचाते हुए बोला, जहां पनाह, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है खाना। मैं अच्छे खाने के सामने टिक नहीं पाता। सारे दरबार में हंसी गूंज गई। अकबर भी मुस्कुराए। दूसरा दरबारी बोला, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है सोना। मैं कितना भी वादा कर लूं, जरा सी चमक देखकर फिसल ही जाता हूं। तीसरा बोला, मुझे शोहरत चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग मेरा नाम याद रखें। यही मेरी कमजोरी है। एक एक कर सबने अपनी पोल खोल दी। आखिरकार अकबर की बारी आई। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने गर्दन सीधी कर कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है गुस्सा। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कई बार बिना सोचे समझे फैसला कर देता हूं। पूरा दरबार चुप। फकीर ने संतोष से सिर हिलाया। वाह, बादशाह ने भी सच कहा। अब बीरबल तुम्हारी बारी। सारी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कुराए, धीरे धीरे खड़े हुए। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, उन्होंने कहा, वो है नकली लोगों को पहचान लेना। पूरा दरबार हक्का बक्का। नकली फकीर की आंखें तरेर गईं। क्या मतलब? तुम कहना चाहते हो कि मैं नकली हूं?
बीरबल ने हाथ बांधकर झुकते हुए कहा, अरे नहीं महाराज, मैं तो बस अपनी कमजोरी बता रहा हूं। और देखिए, ये तो अभी अभी उजागर हो गई, क्योंकि आपकी आंखों की चमक असली फकीर की नहीं, लालच की है। असली फकीर कभी दरबारियों से उनकी कमजोरी उगलवाकर दुआ नहीं देता, वो तो खुद को मिटाकर दूसरों के लिए दुआ करता है। लेकिन आप तो सिर्फ सबकी पोल जानना चाहते हैं, ताकि बाद में उसका फायदा उठा सकें। अकबर ने चौंक कर कहा, तो ये फकीर असली नहीं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां जहांपना, ये कोई चालाक आदमी है जिसने फकीर का वेश धरा है। देखिए, इसके कपड़े भले फटे हों लेकिन इसके पैर के जूते नए हैं। इसके झोले में मोतियों की डोरी छुपी है जो अभी अभी किसी व्यापारी से ली गई है। और सबसे बड़ी बात, इसने हमारी कमजोरियां पूछी लेकिन खुद अपनी कमजोरी नहीं बताई। दरबार में हंगामा मच गया। सैनिकों ने झटपट उस नकली फकीर को पकड़ लिया। उसकी झोली टटोली गई तो सचमुच मोतियों की डोरी और कुछ सोने के सिक्के निकले। अकबर ने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तू हमें बेवकूफ बनाना चाहता था। नकली फकीर गिड़गिड़ाया, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूखा था, मजबूर था। मैंने सोचा इस चाल से कुछ हासिल कर लूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसको सजा दीजिए, लेकिन साथ ही ये भी याद रखिए कि समाज में कई लोग नकली रूप धरकर आते हैं, कभी संत, कभी व्यापारी, कभी दोस्त बनकर। असली चुनौती उन्हें पहचानने की है। अगर हम हर नकली पर भरोसा कर लेंगे तो असली अच्छाई भी शक के घेरे में आ जाएगी। अकबर ने सिर हिलाया और आदेश दिया, इस आदमी को जेल में डाल दो और काजी से कहो कि इसे ईमानदारी का असली मतलब सिखाया जाए। दरबार गूंज उठा। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि नकली को पहचान लेना आसान नहीं। लेकिन तुमने आज हमें बचा लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली और नकली की पहचान करने वाला इंसान ही सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि दुनिया में नकलीपन सबसे खतरनाक हथियार है। कहानी से सीख, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। नकलीपन चाहे फकीर का हो, दोस्ती का या वफादारी का, एक न एक दिन उसकी पोल खुल ही जाती है। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी ऐसी रोशनी है जिसे कोई नकली चमक ढक नहीं सकती। अगली नई कहानी। दरबार में आया गुमसुम दर्जी, जिसने कहा, मेरे पास कपड़े हैं लेकिन किसी को नजर नहीं आएंगे। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही चहल पहल से भरा हुआ था। बाहर से आए कारीगर, व्यापारी और तमाशबीन अपनी अपनी फरियादें लिए खड़े थे। तभी एक दुबला पतला अजीब सा दर्जी दरबार में दाखिल हुआ। उसकी चाल में आत्मविश्वास तो था, लेकिन चेहरे पर गुमसुमपन ऐसा कि लगे जैसे किसी ने अभी अभी उसके कपड़े छीने हों। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं दूर देश का दर्जी हूं। मेरे पास ऐसे कपड़े हैं जो दुनिया में किसी और के पास नहीं हैं। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, अरे वाह, वो कैसे कपड़े हैं? दर्जी ने रहस्यमय अंदाज में कहा, जहां पनाह, वो कपड़े आम आंखों से दिखाई ही नहीं देंगे। उन्हें केवल वही देख सकता है जो सचमुच समझदार और ईमानदार हो। जो मूर्ख या कपटी होगा उसे कुछ नजर नहीं आएगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई हंसा, कोई डर गया। अकबर की भौहें ऊपर उठी। मतलब कपड़े अदृश्य हैं?
जी हाँ जहां पनाह, दर्जी बोला। आप चाहें तो मैं आपको वो कपड़े बनाकर दूं, लेकिन उनकी कीमत बहुत होगी। अब यहां मामला दिलचस्प हो गया। दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। हर कोई चाहता था कि बादशाह यह सौदा करें ताकि वो साबित कर सकें कि वो भी समझदार और ईमानदार हैं। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, बनाओ ऐसे कपड़े, खजाने से जितना चाहिए ले लो, लेकिन हफ्ते भर में हमें वो कपड़े चाहिए। दरबार में शोर मच गया। वाह वाह, जहां पना, दर्जी को खजाने से सोना चांदी मिला और वह चला गया। हफ्ते भर बाद दर्जी बड़े ठाट बाट से वापस आया। उसने खाली हाथ हवा में कपड़े उठाए हुए थे और बड़े गर्व से बोला, जहां पना, ये रहे आपके कपड़े। दरबारी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, लेकिन किसी को कुछ नजर नहीं आया। फिर भी कोई भी मूर्ख कहलाने के डर से बोला नहीं। एक दरबारी चापलूसी करते हुए बोला, वाह, क्या नफासत है, धागे ऐसे लगते हैं जैसे चांदनी से बुने गए हों। दूसरा बोला, सचमुच ऐसे कपड़े तो स्वर्ग में भी नहीं होंगे। अकबर ने भी गंभीर चेहरा बनाकर कहा, हूं, सचमुच बहुत खूबसूरत। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहूं। अकबर ने सिर हिलाया। हां बीरबल, बताओ, तुम्हें कैसे लग रहे ये कपड़े? बीरबल ने हंसकर कहा, जहां पनाह, मुझे तो केवल दर्जी की चालाकी नजर आ रही है। असली कपड़े तो हैं ही नहीं। ये तो दरबारियों के डर और लालच से बुनी हुई हवा है। हर कोई सोच रहा है कि अगर उसने कहा कुछ नजर नहीं आता तो लोग उसे मूर्ख समझेंगे, इसलिए सब दिखावा कर रहे हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने तीखी नजर से दर्जी को देखा, तो ये धोखा है। दर्जी बुरी तरह घबरा गया। जहां पना, मैंने तो सोचा था। बीरबल ने बीच में ही बात काट दी। जहां पनाह, इसे जेल भेज दीजिए। और दरबारियों को भी सबक मिलना चाहिए कि बिना सोचे समझे हर बात पर सिर हिलाना समझदारी नहीं होती। अकबर ने आदेश दिया और दर्जी पकड़ा गया। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, सचमुच आज फिर तुमने हमें मूर्ख बनने से बचा लिया, वरना कल को लोग कहते कि बादशाह अकबर हवा में कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, असली ताकत इस बात में है कि हम सच बोलने का साहस रखें, चाहे सामने कोई भी क्यों न हो। कहानी से सीख, झूठ और दिखावे की चमक कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच और समझदारी के सामने उसकी कोई औकात नहीं होती। मूर्खता सबसे पहले उस पर आती है जो सच देखते हुए भी डर के कारण चुप रहता है। अगली नई कहानी। 5 दरबारियों ने अकबर के सामने बीरबल की बुराई की, नतीजा चौंकाने वाला। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का दरबार अपनी चहल पहल में डूबा हुआ था। सुबह की धूप संगमरमर के फर्श पर पड़कर ऐसे चमक रही थी जैसे सोने की चादर बिछी हो। अकबर अपने शाही तख्त पर विराजमान थे और उनके चारों ओर दरबारी बैठे आपस में हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन दरबारियों में कुछ ऐसे भी थे जिनके दिलों में बीरबल के लिए ईर्ष्या और जलन की आग जल रही थी। बीरबल की चतुराई, उनकी समझदारी और बादशाह के दिल में उनकी जगह उन दरबारियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। इनमें से 5 दरबारी, मलिक खां, सदरुल्लाह, वजीर अहमद, शेख मीर और गनी चंद आपस में मिले और गुपचुप योजना बनाने लगे। मलिक खां ने दांत पीसते हुए कहा, ये बीरबल हर बार दरबार की शोभा लूट लेता है।
बादशाह हर बात में उसी से राय लेते हैं और हम सबको ऐसे देखते हैं जैसे हम बच्चे हों। अगर हमें अपनी इज्जत वापस चाहिए तो बीरबल की छवि बादशाह के सामने गिरानी होगी। सदरुल्लाह बोला, हाँ, और इसके लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। बादशाह का मूड ठीक है। अगर हम मिलकर बीरबल की बुराई करेंगे तो अकबर जरूर सोच में पड़ेंगे। शेख मीर ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, तो तय रहा, आज हम पांचों एक के बाद एक बीरबल की कमियां गिनाएंगे। फिर देखना बीरबल की चमक फीकी पड़ जाएगी। कुछ ही देर में अकबर ने सबको ध्यान से देखा और पूछा, दरबारियों, आज कौन है जो हमारे सामने कोई दिलचस्प मसला रखेगा? मलिक खां सबसे पहले आगे आया। जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। अकबर ने इशारा किया। कहो। मलिक खां ने कहा, जहां पनाह, आप अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि वो अपनी चतुराई से दूसरों का मजाक भी उड़ाता है? वो अपनी बात को साबित करने के लिए किसी को भी नीचा दिखा देता है। क्या ये दरबार की गरिमा के खिलाफ नहीं? अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। फिर सदरुल्लाह बोला, जहां पनाह, बीरबल कभी कभी आपके आदेशों को भी उल्टा समझते हैं। कई बार वो आपको चुटकुले सुनाकर आपके असली फैसले से ध्यान भटका देते हैं। क्या ये वफादारी है? अब तीसरे वजीर अहमद ने कहा, जहां पनाह, बीरबल हर बार अपनी अक्ल का ढिंढोरा पीटते हैं। बाकी दरबारियों को मौका ही नहीं मिलता। अगर यही चलता रहा तो हम सब दरबार में सिर्फ मूर्तियां बनकर रह जाएंगे। चौथे शेख मीर ने कहा, जहां पनाह, बीरबल बाहर के लोगों से भी ऐसी बातें करते हैं कि लोग समझते हैं जैसे वही असली बादशाह हो और सब उनके इशारे पर चलता है। क्या ये आपके लिए ठीक है? आखिर में गनी चंद ने कहा, जहां पनाह, सच कहें तो बीरबल की सबसे बड़ी खामी ये है कि वो अपने को हमेशा सही मानते हैं। लेकिन इंसान चाहे कितना ही बड़ा हो, गलत तो हो ही सकता है। अगर आप उन्हें हमेशा ऊपर रखते हैं तो शायद आपसे भी बड़ी गलती होगी। पूरा दरबार अब चुप था। सबकी निगाहें अकबर पर और फिर बीरबल पर थीं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, 5 दरबारियों ने तुम्हारे खिलाफ बुराई की है। अब तुम क्या कहना चाहोगे? बीरबल सहज भाव से खड़े हुए। जहां पनाह, इन 5 की बातें मैंने सुनी, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं केवल एक छोटा सा प्रयोग करके सबका जवाब दूंगा। अकबर ने हामी भरी। ठीक है, देखना चाहते हैं तुम्हारा प्रयोग। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे 5 थाल लाए और उनमें 5 तरह के फल रख दें, अंगूर, सेब, केला, अनार और नींबू। उन्होंने उन 5 दरबारियों से कहा, आप सब इन थालों में से एक एक फल चुनिए। जो फल जैसा होगा वैसा ही आपका स्वभाव सबके सामने खुल जाएगा। दरबारी हैरान हुए, लेकिन मजबूरी में आगे बढ़े। मलिक खां ने सेब उठाया, सदरुल्लाह ने केला उठाया, वजीर अहमद ने अंगूर उठाया, शेख मीर ने अनार उठाया, गनी चंद ने नींबू उठा लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, देखिए इनका सच। सेब बड़ा और लाल है, लेकिन अंदर से खट्टा हो सकता है। यही मलिक खां हैं, बाहर से चमकीले, अंदर से कड़वाहट से भरे। केला मीठा होता है, लेकिन छिलका फिसला। यही सदरुल्लाह हैं, ऊपर से नरम, भीतर से चाला। अंगूर गुच्छे में आते हैं, लेकिन दबाव में फट जाते हैं। यही वजीर अहमद हैं, भीड़ में मजबूत दिखते हैं, अकेले कमजोर। अनार बाहर से सख्त, लेकिन भीतर बिखरा हुआ।
यही शेख मीर हैं, एकता का ढोंग, असल में टुकड़ों में बंटे, और नींबू खट्टा और काटने वाला। यही गनी चंद हैं, हर बात में कड़वाहट घोलने वाले। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की आंखें चमक उठीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने तो फलों से इनकी पूरी पहचान खोल दी। अब समझ आया कि जो दूसरों की बुराई करते हैं उनका सच कितना छोटा और खट्टा होता है। फिर अकबर ने गुस्से से पांचों दरबारियों की तरफ देखा। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। बीरबल मेरे दरबार की शान है। उनकी ईमानदारी और समझदारी ही इस तख्त की असली ताकत है। आज के बाद अगर किसी ने उनकी बुराई की तो वो मेरी बुराई मानी जाएगी। पांचों दरबारी सकपका गए और सिर झुका लिया। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह बुराई करने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन सच हमेशा फल की तरह सामने आ ही जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन मीठा है और कौन खट्टा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। कहानी से सीख, दूसरों की बुराई करने वाले लोग अंत में अपनी ही पोल खोल देते हैं। जो अपनी अच्छाई से दूसरों को मात देता है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ईर्ष्या और जलन हमेशा हारती है और सच्चाई हमेशा जीतती है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो दर्जी जिसने बादशाह की खामोशी नापी। तहपुर सीकरी का दरबार हमेशा शोरगुल और चर्चाओं से गूंजता रहता था। जहां कहीं बादशाह अकबर का नाम लिया जाता वहां एक भी दरबारी चुप नहीं रहता था। कोई उनकी वीरता गिनाता तो कोई उनके न्याय की मिसाल देता। मगर उस दिन का माहौल कुछ अलग ही था। दरबार की जमीन पर लाल गलीचे बिछे थे। दीवारों से झूलते झूमरों की रोशनी में हर दरबारी के चेहरे पर चमक थी। सब सोच रहे थे कि आज दरबार में कोई खास ऐलान होगा, क्योंकि अकबर ने सुबह ही फरमान जारी किया था कि आज दरबार में एक अजीबोगरीब मेहमान आने वाला है और उसकी चुनौती को सबके सामने पूरा करना होगा। दरबारी कानाफूसी करने लगे। कौन होगा वो मेहमान? शायद कोई विद्वान या फिर कोई साधु? नहीं, मैंने सुना है वो एक दर्जी है। इतना सुनते ही सब हंस पड़े। दर्जी? अरे दरबार में दर्जियों का क्या काम? वो क्या सुई धागे से बादशाह को उलझाएगा? हंसी ठट्ठा चलता ही रहा कि तभी पहरेदार ने ऊंची आवाज में कहा, हुजूर, दरबार में पेश हैं लखनऊ से आए हुए मशहूर दर्जी अब्दुल मियां। दरबार में एक दुबला पतला आदमी दाखिल हुआ। उसके कंधे पर कपड़े की थैली लटक रही थी और हाथ में नापने की लंबी फीता डोरी। वह आया और सीधे अकबर को झुककर सलाम किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम हो वो दर्जी जिसने यह दावा किया है कि तुम किसी का भी सिर्फ खामोशी का नाप ले सकते हो। दर्जी ने सिर उठाया और दृढ़ आवाज में कहा, जी हुजूर, मैं सिर्फ कपड़े का नाप ही नहीं लेता बल्कि आदमी की खामोशी का भी सही नाप बता सकता हूँ। दरबार एक बार फिर हंसी से गूंज उठा। वाह, ये तो नई नौटंकी है। खामोशी का नाप? अरे खामोशी का भी कभी साइज होता है। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और गंभीरता से कहा, लेकिन दर्जी मियां, हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर खामोशी का नाप लिया कैसे जाता है और उसका क्या फायदा है। दर्जी ने अपनी फीता खोली, जमीन पर सीधी रखी और बोला, हुजूर, हर खामोशी की लंबाई अलग होती है। किसी की खामोशी छोटी होती है, गुस्से वाली। किसी की खामोशी लंबी होती है, सहनशील। और किसी की खामोशी गोल होती है, चालाकी से भरी।
मैं इन सब का अंदाजा ले सकता हूं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, तो क्या तुम हमारी खामोशी का नाप ले सकते हो? दर्जी मुस्कराया। हुजूर, आपकी खामोशी सबसे अनोखी होगी, पर शर्त यह है कि आपको पूरा 1 मिनट बिल्कुल खामोश बैठना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अकबर पर टिक गईं। बादशाह अकबर पहली बार चुनौती के तौर पर खामोश रहने वाले थे। बीरबल, जो अब तक चुपचाप देख रहे थे, मुस्कुराकर बोले, मुझे तो लगता है कि दर्जी मियां, अगर खामोशी का नाप लेना इतना आसान होता तो ये दरबार के झगड़े बहुत पहले ही सुलझ जाते। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, आज हम भी देखना चाहते हैं कि ये दर्जी हमारी खामोशी का क्या माप निकालता है। और फिर अकबर ने इशारा किया। सब दरबारी बिल्कुल शांत हो गए। अकबर ने आंखें मूंदी और पूरे 1 मिनट तक चुप बैठे रहे। दर्जी कभी उनकी आंखों को देखता, कभी होठों को, कभी भौहों के बीच की लकीरों को। फिर उसने अपनी फीता उठाई, जैसे सचमुच किसी कपड़े का नाप ले रहा हो। कभी एक छोर हवा में पकड़ता, कभी दूसरे छोर से दूरी मापता। दरबारी हंसी रोको कर एक दूसरे को देख रहे थे। आखिरकार दर्जी बोला, हुजूर, आपकी खामोशी की लंबाई 63 इंच है। ये खामोशी राजा की है, भारी, गंभीर और ऐसी कि लोग इसे सुनकर भी डर जाएं। दरबार में ठहाका गूंज गया। वाह, 63 इंच की खामोशी! अरे, अब तो खामोशी भी कपड़े की तरह मापी जाएगी। अकबर भी हंसे, लेकिन उन्होंने दर्जी से कहा, ठीक है, हमारी खामोशी का तो तुमने नाप ले लिया, मगर अगर सचमुच तुम्हारी कला सच्ची है तो दरबार के किसी और की खामोशी का नाप लो। सभी दरबारी चौंक गए। अब बारी आई तुर्की खान की, जो दरबार में अपने गुस्से और अधीर स्वभाव के लिए मशहूर थे। तुर्की खान ने चुनौती स्वीकार की। वे खामोश बैठे, लेकिन मुश्किल से 15 सेकंड भी नहीं बीते कि उनकी मूंछ फड़कने लगी और चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखने लगी। दर्जी ने फीता हवा में फैलाकर कहा, हुजूर, इनकी खामोशी सिर्फ 14 इंच है। ये खामोशी छोटी और झल्लाहट वाली है। ऐसा आदमी देर तक खामोश रह ही नहीं सकता। दरबार ठहाकों से गूंज गया। तुर्की खान का चेहरा लाल हो गया, मगर वो कुछ कह भी नहीं पाए। अकबर ने ताली बजाकर कहा, वाह दर्जी मियां, लगता है तुम्हारी कला में वाकई कोई राज छिपा है। अब सबकी नजरें बीरबल की ओर उठीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। देखे दर्जी तुम्हारी खामोशी का क्या नाप लेता है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें मूंद लीं। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। कोई खास भी नहीं रहा था। दर्जी ने फीता फैलाया, इधर उधर देखा, बीरबल के होठों, आंखों और माथे का निरीक्षण किया। 1 मिनट बीत गया और दर्जी ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, इनकी खामोशी का नाप तो मेरी फीता से भी बाहर है। यह खामोशी सीधी नहीं, गोल है। यह खामोशी सुनाई नहीं देती, लेकिन दूसरों के मन की बात खोल देती है। यह खामोशी चालाकी और सच्चाई दोनों को साथ लेकर चलती है। अगर इसे मापने की कोशिश करूं, तो यह खामोशी एक दायरा बनेगी जिसका कोई अंत नहीं। दरबार चौंक गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, दर्जी मियां, लगता है तुमने बीरबल को अच्छी तरह समझ लिया। सभी दरबारी दंग रह गए कि एक साधारण दर्जी ने खामोशी से इतना कुछ पढ़ लिया। मगर तभी बीरबल बोले, हुजूर, दर्जी मियां की कला अजीब जरूर है, लेकिन सच्चाई ये है कि खामोशी का नाप लेने के लिए फीते की नहीं, नजर की जरूरत होती है। ये दर्जी असल में खामोशी नहीं, बल्कि आदमी के धैर्य, उसके चेहरे की लकीरों और उसकी नीयत को पढ़ रहा है।
जैसे कपड़े की सिलाई में हर टांका मायने रखता है, वैसे ही खामोशी में हर पल। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही कहा बीरबल। दर्जी मियां ने हमें ये सिखाया कि खामोशी भी बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। उस दिन दरबार में यह बात हमेशा के लिए याद कर ली गई। खामोशी का नाप फीते से नहीं, समझ से लिया जाता है। सीख, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि खामोशी को कभी कमजोरी मत समझो। खामोशी इंसान की असली ताकत होती है। यह गुस्से से बड़ी, शब्दों से गहरी और चालाकी से ज्यादा असरदार होती है। जो खामोशी को समझ लेता है वो इंसान और हालात दोनों को जीत लेता है। अगली नई कहानी। बीरबल का ऐसा जवाब कि अकबर भी हंसते हंसते रो पड़े। फतेहपुर सीकरी की सुबह बड़ी निराली होती थी। महल के ऊंचे गुंबदों से छनकर आती धूप और चारों ओर फैलती बयार मन को ताजा कर देती थी। बादशाह अकबर इन सुबहों को बहुत पसंद करते थे। कभी वे बगीचों में घूमते तो कभी अपने खास दरबारियों के साथ बैठकर गपशप किया करते। पर उस दिन दरबार का माहौल अलग ही था, क्योंकि अकबर को पिछली रात नींद नहीं आई थी। वजह यह कि उन्होंने एक सपना देखा। सपना ऐसा था कि उनके दरबार की हंसी, उनकी समझ और उनका धैर्य सब चुनौती के घेरे में खड़े हो गए थे। सपने में अकबर ने देखा कि वे दरबार में बैठे हैं और सब दरबारी उनकी ओर देख रहे हैं। अचानक बीरबल उनसे कोई ऐसा जवाब दे देते हैं कि पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो जाता है और अकबर की आंखों से भी हंसी आंसू बहने लगते हैं। पर जैसे ही अकबर यह जानने वाले होते कि बीरबल ने आखिर कहा क्या था, सपना टूट गया। सुबह उठते ही अकबर बेचैन हो गए। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, आज दरबार में कोई ऐसा सवाल उठे जिसका जवाब बीरबल इस अंदाज में दें कि हम सब हंसते हंसते रो पड़े। दरबारियों ने यह सुना तो कानाफूसी शुरू हो गई। अब सवाल ये था कि कौन सा मुद्दा ऐसा हो जिस पर बात छिड़े और बीरबल जवाब दें। दरबार सज गया। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे। चारों ओर रईस, मंत्री, सेनापति और विद्वान अपनी अपनी जगह ले चुके थे। पर सबसे अलग अंदाज में बैठे थे बीरबल, गंभीर मुखाकृति पर हल्की मुस्कान, मानो पहले से जान रहे हों कि आज क्या होने वाला है। अकबर ने कहा, बीरबल, हमने आज तुम्हें एक अलग चुनौती दी है। कोई ऐसा जवाब दो कि हम भी हंसी रोक न पाए। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जवाब तभी दिया जाता है जब कोई सवाल हो। तो सवाल कौन पूछेगा? अकबर ने इशारे से दरबारियों को देखा। तुरंत 2-3 दरबारी खड़े हो गए। उनमें से एक था मुल्ला काजी, जो हमेशा बीरबल से जिरह करने की फिराक में रहता। काजी ने कहा, जहांपनाह, मेरा सवाल है, अगर किसी आदमी की दाढ़ी में आग लग जाए तो वह क्या करेगा? पूरा दरबार ठहाके मारकर हंसने लगा। अकबर भी मुस्कुराए, पर नजरें बीरबल पर टिकी थीं। बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहांपनाह, वह आदमी सबसे पहले यही सोचेगा कि आग बुझाऊं या पहले सबको यकीन दिलाऊं कि दाढ़ी असली है। यह सुनते ही दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने भी जोर से हंसना शुरू कर दिया, पर बीरबल रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, और अगर वह आपकी तरह बादशाह हो तो हुक्म देगा कि सारे मुल्क में ऐलान हो, मेरी दाढ़ी में लगी आग सिर्फ वफादारी की लौ है। इसे कोई बुझाए नहीं, बल्कि ताली बजाकर सलाम करे। अब की बार अकबर हंसते हंसते दोहरा हो गए। आंखों से आंसू छलक पड़े। दरबारी भी पेट पकड़कर हंसने लगे। माहौल ऐसा था कि दरबार की गंभीरता कहीं खो गई और हर ओर हंसी ही हंसी बिखर गई। अकबर ने आंसू पोंछते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो हमें वाकई हंसते हंसते रुला दिया। लेकिन सच कहो, ये जवाब तुम्हारे दिमाग में पहले से था या अचानक आया? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा,
जहां पनाह, बीरबल की जुबान पर कभी भी ताला नहीं लगता। ताले तो खजानों पर होते हैं, दिमाग पर नहीं। और जहां पनाह की खिदमत करना बीरबल का सबसे बड़ा खजाना है। मगर यही बात खत्म नहीं हुई। एक और दरबारी खड़ा हुआ। उसने सोचा, अब की बार मैं बीरबल को मात दूंगा। उसने पूछा, बीरबल बताओ, अगर कोई आदमी चुपचाप दरबार में आकर कह दे कि बादशाह अकबर की नाक नकली है, तो तुम क्या जवाब दोगे? दरबार सन्न रह गया। अकबर ने भी गंभीर नजर डाली, पर भीतर ही भीतर वे उत्सुक थे कि बीरबल क्या कहेंगे। बीरबल ने ठंडी सांस लेकर कहा, जहां पनाह, मैं उस आदमी से यही कहूंगा कि शुक्र करो, उसने सिर्फ नाक को नकली कहा है। अगर वो कहता कि अकबर का दिमाग नकली है, तो मैं खुद उसे दरबार से बाहर खींचकर फेंक देता। क्योंकि नाक नकली हो तो बादशाह वैसे भी रह सकते हैं, लेकिन दिमाग नकली हो तो बादशाहत ढह जाएगी। यह सुनते ही दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर इतना हंसे कि फिर से आंसू बहने लगे। उन्होंने बीरबल की तरफ इशारा कर कहा, बस बस बीरबल, अब और जवाब मत देना, वरना हम दरबार छोड़कर हंसी से भाग खड़े होंगे। दरबार का वो दिन इतिहास में दर्ज हो गया, वो दिन जब बीरबल के जवाबों ने अकबर को हंसते हंसते रुला दिया। उस शाम जब अकबर अकेले थे, उन्होंने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन सोचा, असल बादशाहत तलवार या ताज से नहीं, बल्कि हंसी और अक्ल से होती है, और यह दोनों मुझे बीरबल से मिलती हैं। सिख, हास्य सबसे बड़ी दौलत है। एक सच्चा नेता वही है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराना और दूसरों को मुस्कुराना जानता हो। अक्ल और विनोद का संगम ही इंसान को महान बनाता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो धोबी जिसने कहा, मैं गधे को भी दरबार का मंत्री बना सकता हूँ। फतेहपुर सीकरी की गलियों में उस दिन बड़ी हलचल थी। सुबह से ही बाजार में अजीब सी चर्चा गूंज रही थी। एक धोबी दरबार जाएगा और बादशाह अकबर से कहेगा कि उसका गधा मंत्री बनने लायक है। सुनते सुनते यह खबर महल तक पहुंची और अकबर ने खुद दिलचस्पी दिखाते हुए हुक्म दिया कि उस धोबी को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। दरबारियों के कान खड़े हो गए। सबके चेहरों पर एक ही सवाल लिखा था, ये कैसी ढीठ हरकत है? क्या किसी ने सुना है कि गधा मंत्री बन सकता है? पर दरबार में बैठे बीरबल की आंखों में हल्की सी चमक थी। उन्हें अंदाजा था कि यह मामला हंसी मजाक का ही नहीं, बल्कि समझदारी की परख का भी होगा। धोबी दरबार में हाजिर हुआ। उसके पीछे पीछे उसका गधा भी चला आया। गधे की गर्दन में फूलों की माला, माथे पर लाल टीका और पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। जैसे ही गधा दरबार में आया, कुछ दरबारी हंसने लगे तो कुछ ने नाराजगी दिखाई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम वही धोबी हो जिसने दावा किया है कि गधा भी मंत्री बन सकता है? धोबी ने सीना चौड़ा कर कहा, जी हाँ जहांपना, मैं अपने गधे को इतना काबिल बना दूंगा कि ये दरबार का मंत्री बन सके। दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी खिलखिलाकर हंसने लगे, लेकिन अकबर ने गंभीरता से कहा, ठीक है, अगर तुम सच साबित कर पाओ तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर झूठ निकला तो सजा भी मिलेगी। धोबी ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, मेरे गधे में 3 खूबियां हैं जो मंत्री बनने के लिए सबसे जरूरी हैं। पहली, ये कभी झूठ नहीं बोलता। दूसरी, ये कभी किसी की बात बीच में नहीं काटता। तीसरी, ये चुपचाप हर बात सह लेता है। क्या यही 3 गुण मंत्री के लिए सबसे बड़े नहीं हैं? पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, बीरबल, अब तुम ही बताओ, क्या सचमुच गधे में ये 3 खूबियां हैं?
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, धोबी ठीक कह रहा है। लेकिन मंत्री बनने के लिए सिर्फ चुप रहना और सहना ही काफी नहीं होता। मंत्री को अक्ल भी चाहिए, और अक्ल बिना सवाल जवाब के कभी सामने नहीं आती। अकबर ने सिर हिलाया, तो फिर बीरबल, तुम ही इसका इम्तिहान लो। बीरबल आगे बढ़े और गधे के सामने खड़े हो गए। उन्होंने गंभीर लहजे में पूछा, गधे भाई, बताओ दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? गधा चुप रहा। धोबी ने कहा, देखा, यह किसी की बुराई नहीं करता। चुप रहना ही समझदारी है। दरबार में फिर से हंसी गूंज उठी। बीरबल ने दूसरा सवाल किया, अगर तुझे मंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला हुक्म क्या देगा? गधा अपनी गर्दन झटककर ढेंचू ढेंचू करने लगा। बीरबल ने अकबर की ओर झुककर कहा, जहां पनाह, लगता है इसका पहला हुक्म होगा कि पूरा दरबार घास खाने लगे। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। उनकी हंसी इतनी जोरदार थी कि आंसू निकल पड़े। दरबार भी हंसी से गूंज उठा। धोबी सकपका गया। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, गधा मंत्री बनने लायक नहीं है, लेकिन यह हमें आईना जरूर दिखा सकता है। क्योंकि अगर मंत्री सिर्फ चुप रहकर सब सह ले तो वह भी गधे से ज्यादा कुछ नहीं होता। असली मंत्री वही है जो सही बात कहने का साहस रखता हो। अकबर ने तालियां बजाकर कहा, वाह बीरबल, तुमने गधे की परीक्षा लेकर सच्चे मंत्री का फर्ज भी समझा दिया। फिर उन्होंने धोबी को इनाम में सोने की थैली दी और कहा, तुम्हारा गधा मंत्री नहीं बन सकता, लेकिन आज दरबार को हंसी और सीख देने में इसने बड़ा काम किया है। दरबार की वह सभा देर तक गूंजती रही और अकबर की हंसी थमती ही नहीं थी। दुनिया में सिर्फ चुप रहना या हर बात मान लेना समझदारी नहीं है। असली अक्ल वही है जो सही और गलत में फर्क करना सिखाए और सच्चाई कहने का साहस दे। अगली कहानी, बीरबल और वो पंडित जिसने दरबार में कहा, मैं शब्दों से सोना बना सकता हूँ। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही चमकदार नजर आ रहा था। दरबारी अपने अपने रेशमी कपड़ों और चमचमाते आभूषणों में सजे बैठे थे, पर माहौल में एक अलग ही बेचैनी थी। वजह थी एक नया मेहमान जो अपने साथ बड़ा ही विचित्र दावा लेकर आया था। वो मेहमान कोई साधारण आदमी नहीं था। बनारस से आया एक प्रसिद्ध पंडित था जिसने पूरे बाजार में यह ऐलान किया था, मैं शब्दों से सोना बना सकता हूँ। अगर बादशाह अकबर चाहें तो उनके खजाने को मैं बिना हथौड़ी, बिना भट्टी और बिना किसी धातु के ही भर सकता हूँ। यह सुनते ही लोग दंग रह गए। कोई कहता ये तो साधु का चमत्कार है, कोई कहता धोखा है, और कोई तो यह तक कह बैठा, अगर ये सच हुआ तो बीरबल की अक्ल का ताज छिन जाएगा। दरबार में पंडित का प्रवेश अकबर ने भी सुना और उन्हें बड़ा मजा आया। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, इस पंडित को दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में पंडित दरबार में आ पहुंचा। ऊंची जटा, माथे पर बड़ा सा तिलक, कंधे पर पीतांबर और हाथ में चमकती हुई पोटली। उसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। वह झुककर बोला, जहांपना, आपने बहुत से खजानेदार देखे होंगे, पर आज आप ऐसे खजानेदार से मिल रहे हैं जो बिना मिट्टी छुए सोना बना सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, हमें बहुत से चमत्कारी लोग मिले हैं। कोई पत्थर से दूध निकालता है, कोई आटे से रथ, पर तुम कहते हो शब्दों से सोना बना सकते हो। जरा हमें भी दिखाओ। पूरा दरबार कान लगाए बैठा था। पंडित का दावा। पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, सोना बनाने की मेरी विद्या कोई तात्कालिक जादू नहीं है। मैं जो भी शब्द बोलूंगा वो लोगों के दिल में गूंजेंगे और काम में बदलेंगे, और वही काम अंततः सोना बनकर आपके खजाने तक पहुंचेगा।
दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे, ये तो गोल गोल बातें कर रहा है, ये असली सोना कैसे बनाएगा? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल, क्या ये सचमुच शब्दों से सोना बना सकता है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, पहले इसका खेल देखने दीजिए। हो सकता है सच ही कोई अनोखा हुनर छुपा हो। पंडित की कला का प्रदर्शन। पंडित ने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक मोटी किताब निकाली। किताब खोलते हुए वह बोला, इसमें वे सारे मंत्र और श्लोक लिखे हैं जिनसे सोना बनता है। उसने जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज गूंजने लगी, शब्द दरबार में तैरने लगे, पर सोना तो कहीं दिखाई न दिया। एक दरबारी हंस पड़ा, पंडित जी, शब्द तो खूब गूंज रहे हैं, पर जमीन पर सोने की एक कण भी नहीं गिरी। दूसरा बोला, लगता है ये हमें उल्लू बना रहा है। अकबर ने भौहें तरेरी। पंडित, तुमने दावा किया था कि शब्दों से सोना बनेगा, कहाँ है सोना? बीरबल की परीक्षा। पंडित बिना घबराए बोला, जहां पनाह, मैं अकेले शब्दों से सोना नहीं बना सकता। इसके लिए लोगों की आस्था और मेहनत भी चाहिए। मैं केवल बीज बो सकता हूँ, पर फसल उगाने के लिए किसानों को मेहनत करनी होगी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, ये पहेली जैसी बातें कर रहा है, तुम इसका असली मतलब बताओ। बीरबल उठे और दरबार के बीचों बीच खड़े होकर बोले, जहां पनाह, पंडित जो कह रहा है वह पूरी तरह झूठ नहीं है। शब्दों से सोना बनता है, लेकिन कैसे? जब कोई कवि कविता लिखता है तो उसके शब्द लोगों के दिलों को छूते हैं। वही लोग प्रेरित होकर मेहनत करते हैं और उनके घरों में सोना आता है। जब कोई गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है तो उसके शब्द ज्ञान का सोना बन जाते हैं। जब आप जहां पनाह कोई फरमान सुनाते हैं तो आपके शब्द लोगों के लिए सुरक्षा और न्याय का सोना बन जाते हैं। तो सचमुच शब्दों में सोना छिपा है, पर वह सोना भट्टी से नहीं, दिल और दिमाग से निकलता है। अकबर की हंसी। दरबार एक पल के लिए शांत हो गया। सबके चेहरे पर गहरी सोच झलक रही थी। तभी बीरबल ने हंसते हुए जोड़ा, लेकिन जहां पनाह, अगर सिर्फ लंबी लंबी बातें करके ही सोना बनता तो दरबार के कई दरबारी अब तक सोने की खान बन चुके होते। मगर हकीकत ये है कि इनकी बातें केवल हवा में सोना बनाती हैं, जमीन पर नहीं। यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते दोहरा हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारा जवाब तो सोने से भी कीमती है। सचमुच शब्द सोना तभी बनते हैं जब उनमें सच्चाई और समझदारी हो। पंडित की विदाई। अकबर ने पंडित को सम्मान के साथ विदा किया और कहा, तुम्हारी विद्या ने हमें यह समझाया कि शब्दों की ताकत सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन दरबार का असली सुनार तो बीरबल है, जो हर शब्द को हंसी और अक्ल का सोना बना देता है। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, बीरबल के पास सिर्फ जुबान है, पर वह आपके लिए हमेशा सोने से भी कीमती जवाब गढ़ेगी। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे सोच और प्रेरणा की ताकत रखते हैं। जब शब्द सही दिशा में बोले जाएं, तो वे सचमुच सोना बन जाते हैं। इसलिए हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी जुबान से निकला हर शब्द या तो दौलत बन सकता है या बोझ। अगली नई कहानी। बीरबल और वो जुलाहा जिसने कहा, मैं धागों से बादशाहत बुन दूंगा। फतेहपुर सीकरी की गलियां उस दिन किसी मेले से कम नहीं लग रही थीं। लोग इकट्ठे होकर एक ही बात कर रहे थे, एक जुलाहा आया है जो दावा करता है कि वह धागों से बादशाहत बुन सकता है। यह खबर सुनकर दरबारियों के कान खड़े हो गए। कुछ को यह मजाक लगा, कुछ ने इसे धोखाधड़ी माना और कुछ ने कहा, हो सकता है इसमें कोई गहरा राज हो।
बात जब अकबर तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत हुक्म दिया उसे हमारे दरबार में पेश किया जाए। देखते हैं धागों से बादशाहत कैसे बुनी जाती है। जुलाहा दरबार में। कुछ ही देर में दरबार में एक साधारण सा आदमी आया। उसका पहनावा बिल्कुल सीधा सादा था, पर आंखों में चमक और चाल में आत्मविश्वास था। कंधे पर एक गठरी थी जिसमें रंग बिरंगे धागों की गेंदें भरी थीं। वह झुककर बोला, जहांपनाह, मैं गरीब जुलाहा हूं, लेकिन मेरे धागे सिर्फ कपड़ा ही नहीं, तख्तो ताज भी बुन सकते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको दिखाऊं कि बादशाहत केवल तलवार से नहीं बल्कि धागों से भी कायम रहती है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी हंस पड़े, ये तो पूरी तरह पागल है। धागों से कभी बादशाहत बनी है क्या? पर अकबर को मजा आ रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है जुलाहे, हमें दिखा, कैसे बुनोगे हमारी बादशाहत? धागों का खेल। जुलाहे ने अपनी गठरी खोली और लाल, हरे, नीले, पीले हर रंग के धागे निकालकर दरबार के बीच बिछा दिए। उसने कहा, जहांपनाह, ये देखिए, यह लाल धागा है आपके शूरवीरों का साहस, यह हरा धागा है आपकी प्रजा की उम्मीदें, यह नीला धागा है आपके दरबार का ज्ञान और बुद्धि, और यह पीला धागा है आपके राजमहल की समृद्धि। दरबारी चुप होकर देखने लगे। जुलाहा इन धागों को जोड़ने लगा। कभी गांठ लगाता, कभी उलझाता, कभी सीधा करता। उसने कहा, अगर ये धागे अकेले हों तो इन्हें कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो एक मजबूत कपड़ा बनाते हैं। यही कपड़ा है बादशाहत का असली ताना बाना। बीरबल की परीक्षा। अकबर प्रभावित हुए, पर उन्हें लगा कि यह तो सिर्फ बातें हैं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या सचमुच धागों से बादशाहत बुनी जा सकती है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मुझे लगता है यह जुलाहा केवल धागे नहीं, समझदारी भी बुन रहा है, पर असली कसौटी अभी बाकी है। बीरबल आगे बढ़े और जुलाहे से बोले, तुम कहते हो कि ये धागे बादशाहत का ताना बाना है। अच्छा बताओ, अगर इनमें से कोई धागा टूट जाए तो बादशाहत का क्या होगा? जुलाहा शांत स्वर में बोला, बीरबल जी, अगर लाल धागा टूटे तो सेना कमजोर हो जाएगी, अगर हरा धागा टूटे तो प्रजा विद्रोह कर देगी, अगर नीला धागा टूटे तो दरबार मूर्खता में डूब जाएगा, और अगर पीला धागा टूटे तो खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए धागों को जोड़कर रखना ही असली बादशाहत है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल का व्यंग्य। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह जुलाहा तो सही कह रहा है, लेकिन एक बात भूल गया है। अकबर ने पूछा, कौन सी बात? बीरबल बोले, धागों को जोड़ने वाला हाथ अगर लापरवाह हो तो धागे चाहे जितने रंगीन हो उलझकर गांठ बन जाते हैं। बादशाहत भी वैसी ही है। अगर बादशाह की नजर हर धागे पर न हो तो सारी बादशाहत उलझकर गुत्थी बन जाएगी। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी ठहाका लगाकर बोले, बीरबल, तुम्हारे बिना तो हमारी बादशाहत का ताना बाना अधूरा है। अकबर का इनाम। अकबर ने जुलाहे को सोने के सिक्कों से नवाजा और कहा, तुमने हमें यह समझाया कि बादशाहत सिर्फ तलवार या ताज से नहीं बल्कि जनता, सेना, दरबार और खजाने के मेल से चलती है, और इन्हें जोड़ने का काम हम सबका है। बीरबल ने जोड़कर कहा, जहांपनाह, धागे चाहे कितने भी कीमती हों, उन्हें जोड़ने वाला करघा सबसे अहम होता है, और वह करघा है न्याय। अकबर ने ताली बजाई, वाह बीरबल! आज दरबार ने सीखा कि असली बादशाहत धागों से नहीं, न्याय और बुद्धि से बुनी जाती है।
सत्ता या ताकत कभी अकेले नहीं टिक सकती। यह तभी मजबूत रहती है जब सब धागों की तरह एक दूसरे से जुड़कर काम करें। और सबसे बड़ा धागा है न्याय। अगर न्याय टूट जाए तो पूरी बादशाहत बिखर जाती है। अगली कहानी, बीरबल और वो चित्रकार जिसने दरबार में कहा, मैं हवा में तस्वीर बनाकर साबित करूंगा कि सच भी झूठ हो सकता है। फतेहपुर सीकरी की ठंडी सुबह थी। सूरज की किरणें लाल बलुआ पत्थरों पर गिर रही थीं और महल की दीवारें सोने जैसी चमक रही थीं। दरबार का माहौल हमेशा की तरह अनुशासित और गंभीर था, मगर उस दिन कुछ अलग ही चहल पहल थी, क्योंकि राजधानी में खबर फैल चुकी थी कि एक अजीबोगरीब चित्रकार आया है जो दावा करता है कि वह हवा में तस्वीर बनाकर यह साबित कर देगा कि सच भी झूठ हो सकता है और झूठ भी सच बन सकता है। यह सुनते ही लोग अचरज में पड़ गए। कोई बोला, भला यह कैसे हो सकता है? तस्वीर तो कागज या दीवार पर बनती है, हवा में कैसे टिकेगी? दूसरा बोला, और अगर तस्वीर टिक भी गई तो वह सच और झूठ का फर्क कैसे मिटा देगी? बात फैलते फैलते दरबार तक पहुंची। अकबर बादशाह को जब मालूम हुआ तो वे मुस्कुराए और बोले, हमने तलवारों का खेल देखा है, कवियों के शब्दों का जादू सुना है, जुलाहों के धागों का दर्शन किया है, पर हवा में बनी तस्वीर, यह तो कुछ नया ही है। उसे तुरंत दरबार में बुलाओ। चित्रकार का प्रवेश। दरबार सजा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल अपनी जगह पर मुस्कुराते हुए दरबार की हलचल देख रहे थे। तभी दरवाजे से प्रवेश हुआ एक दुबला पतला आदमी। उसके हाथ में लंबी पतली कूची थी और कंधे पर एक झोला। चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। वह झुककर बोला, सलाम जहांपना, मैं चित्रकार गोविंद दास हूँ। मैंने अनगिनत चित्र बनाए हैं, पर आज आपके सामने वह चित्र बनाऊंगा जो दीवार पर नहीं, हवा में बनेगा। और जब यह चित्र पूरा होगा तो आप खुद कहेंगे सच भी झूठ है और झूठ भी सच। दरबारियों में खुसर फुसर होने लगी। कुछ लोग हंसने लगे, ये तो पागल है। किसी ने ताना मारा, हवा में तस्वीर बनेगी, फिर तो हम सब भी उड़ने लगेंगे। अकबर ने हाथ उठाकर दरबार को शांत किया और बोले, ठीक है चित्रकार, हमें अपना हुनर दिखा। हवा में पहली कूची। चित्रकार ने अपने झोले से रंगों की डिब्बियां निकाली। कोई डिब्बी लाल थी, कोई नीली, कोई हरी। उसने अपनी कूची उन रंगों में डुबोई और हवा में घुमाने लगा। सबकी नजरें उसकी कूची पर टिक गईं। कूची हवा में लहराती, उठती, गिरती, गोल गोल घूमती। चित्रकार का चेहरा पूरी तरह गंभीर था। वह ऐसे हाव भाव कर रहा था जैसे सचमुच कोई अदृश्य कैनवास हो। कुछ ही देर में उसने ठंडी सांस लेकर कहा, जहांपनाह, तस्वीर बन गई है। जरा गौर से देखिए। दरबारी चौंक उठे, कहा, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। कोई हंसकर बोला, ये तो धोखा है। अकबर ने भी माथा सिकोड़ते हुए कहा, चित्रकार, हमें तो कुछ नहीं दिखा। तुमने कहा था कि तस्वीर हवा में बनेगी, मगर हमें तो हवा ही दिख रही है। चित्रकार का तर्क। चित्रकार ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही तो मेरी कला है। तस्वीर सचमुच बनी है, पर उसे देखने के लिए सिर्फ आंखें काफी नहीं, उसके लिए दिमाग और दिल दोनों चाहिए। आप सब देख नहीं पा रहे क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं हैं। यही तो मैंने कहा था, सच भी झूठ हो सकता है और झूठ भी सच। दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी सोच में पड़ गए, कुछ अब भी हंसी दबा रहे थे। अकबर का सवाल। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि हमने जो नहीं देखा वह सच है, और जो हमने देखा ही नहीं
वह तस्वीर झूठ नहीं। चित्रकार ने झुककर कहा, जहां पनाह, यही दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। जो हम आंखों से देखते हैं वह कई बार धोखा होता है, और जो हम नहीं देख पाते वही असली सच होता है। तस्वीर हवा में बनी है, आपने नहीं देखी, लेकिन आपके मन में सवाल उठा। वही सवाल उस तस्वीर की सच्चाई है। दरबारियों की आपत्ति। एक दरबारी खड़ा होकर बोला, यह सब शब्दों का खेल है। अगर तस्वीर दिखे ही नहीं तो वह झूठ है। दूसरा दरबारी बोला, अगर हम न माने तो यह चित्रकार ठग है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल का प्रवेश। अब अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुम बताओ, क्या सचमुच हवा में तस्वीर बनी है या यह आदमी धोखेबाज है? बीरबल मुस्कुराए और धीरे धीरे उठे। जहां पनाह, मुझे लगता है यह चित्रकार सचमुच कलाकार है। इसने हमें वो तस्वीर दिखाई है जो आंखों से नहीं, सोच से बनती है। असल तस्वीर हमारी कल्पना में है। देखिए, इसने कहा कि सच भी झूठ है और झूठ भी सच। अगर आप सोचें तो यही तो राजनीति है। बादशाह का एक आदेश अगर वह प्रजा के भले के लिए हो तो सच है। अगर किसी की चापलूसी से निकला हो तो झूठ है। पर लोगों को वही सच मानना पड़ता है। तो यह चित्रकार हमें आईना दिखा रहा है कि असल सच और झूठ हवा की तस्वीर जैसे हैं, जिन्हें देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं बल्कि अक्ल चाहिए। अकबर की हंसी। बीरबल ने आगे कहा, और जहां पनाह, अगर आप सच में देखना चाहें कि झूठ भी सच होता है तो दरबार के आधे दरबारियों को देख लीजिए। ये लोग चापलूसी में झूठ बोलते हैं और आप उन्हें इनाम देकर उसे सच बना देते हैं। यह सुनते ही पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते दोहरे हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारे बिना तो हर सच अधूरा है। चित्रकार का इनाम। अकबर ने चित्रकार को सोने के सिक्कों की थैली दी और कहा, तुमने हमें यह समझाया कि सच और झूठ हमेशा आंखों से नहीं, अक्ल और नियत से तय होते हैं। तुम्हारी हवा की तस्वीर दरबार की सबसे कीमती तस्वीर है। चित्रकार ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मेरा मकसद सोना कमाना नहीं, सोच जगाना था। अगर आज किसी के दिल में यह सवाल उठा कि सच और झूठ का फर्क कैसे समझें, तो मेरी तस्वीर पूरी हो गई। दुनिया में हर बात वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कई बार सच हवा की तस्वीर जैसा होता है, नजर नहीं आता, लेकिन उसका असर सबसे गहरा होता है। झूठ और सच का फर्क आंखों से नहीं, समझ और नियत से तय होता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो जुलाहा जिसने धागों से अक्ल तौलने की शर्त रखी। अकबर का दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा था। बादशाह सलामियां ले रहे थे और दरबारी अपनी अपनी जगह बैठकर मौका देखकर अपनी बुद्धि दिखाने की फिराक में थे। हर किसी की नजर बीरबल पर भी रहती थी, क्योंकि बीरबल का जवाब कभी भी सीधा नहीं होता था, उसमें मजाक भी होता था और गहरी समझ भी। इसी बीच दरबार के द्वारपाल ने घोषणा की, जहां पनाह, एक जुलाहा बाहर खड़ा है। कहता है कि उसके पास बादशाह के लिए एक अनोखी पेशकश है। अकबर ने भौहें उठाईं। अनोखी पेशकश? बुलाओ उसे अंदर। देखते हैं ये जुलाहा दरबार में क्या नई चीज लेकर आया है। कुछ ही देर में एक साधारण कपड़ों में गठीला सा जुलाहा भीतर आया। उसकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास था। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मेरा नाम अब्दुल जुलाहा है। मैं धागों का काम करता हूं, लेकिन आज मैं आपको कपड़ा बेचने नहीं आया हूं। मैं आपको एक शर्त सुनाने आया हूं।
अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह, अभी तक तो व्यापारी, संत, साधु, फकीर सब शर्तें लेकर आते रहे, अब जुलाहा भी आया है। चलो सुनाते जाओ। जुलाहा बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक ऐसा हुनर है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं। मैं धागों से इंसान की अक्ल तौल सकता हूं। पूरा दरबार पहले तो ठहाके से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, हुजूर, यह तो पक्का पागल है। धागों से अक्ल तौलना, भला ये भी कहीं मुमकिन है? लेकिन जुलाहा बिना हंसे बोला, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं साबित कर दूंगा। अकबर की आंखों में दिलचस्पी झलकने लगी। ठीक है, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या इसे आजमाया जाए? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, कभी कभी पागलों की बातें भी बड़ी समझदारी वाली निकल आती हैं। क्यों न इस जुलाहे की परीक्षा ले ली जाए? अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है अब्दुल जुलाहा, तुम्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने दरबार का वक्त बर्बाद किया तो तुम्हें खाल ओढ़कर कारागार भेज दिया जाएगा। जुलाहा बोला, मंजूर है जहांपना, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं सबसे पहले किसी एक दरबारी की अक्ल तौलूंगा। अगर नतीजा आपको सही लगे तभी आगे बढ़ूंगा। दरबारियों की ओर हंसी और खुसर पुसर की लहर दौड़ गई। अकबर ने इधर उधर नजर दौड़ाई और बोले, ठीक है, तो सबसे पहले महमूद खान को तौलो। ये बड़े गर्व से कहते हैं कि दरबार में सबसे अक्लमंद वही हैं। महमूद खान थोड़ा सकपकाए, लेकिन चुपचाप आगे बढ़े। जुलाहा ने अपनी पोटली से रेशमी धागों की एक गट्ठी निकाली। फिर उसने एक नापने वाली तराजू मंगवाई। उसने धागों को तोला और फिर महमूद खान का सिर छूकर कुछ बुदबुदाया। फिर धागों का दूसरा पलड़ा नीचे करके बोला, जहां पनाह, इनकी अक्ल का वजन सिर्फ 5 धागों के बराबर निकला। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। महमूद खान शर्म से लाल हो गए। हुजूर, ये ढोंग है, अक्ल का भी कोई वजन होता है क्या? जुलाहा शांत रहा और बोला, जहां पनाह, इनसे कोई सवाल पूछ लीजिए, जवाब में जो गड़बड़ करेंगे उसका वजन इन 5 धागों से ज्यादा नहीं होगा। अकबर ने तुरंत सवाल किया, खान साहब, अगर एक मुर्गी रोज आधा अंडा दे तो हफ्ते में कितने अंडे देगी? महमूद खान पसीना पसीना हो गए। उन्होंने गिनती शुरू की, हुजूर, आधा। फिर दूसरा दिन तो 3 अंडे या 3.5। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने मजाक उड़ाया, जहां पनाह, लगता है खान साहब की अक्ल वाकई 5 धागों से ज्यादा वजनदार नहीं। अकबर हंस पड़े, वाह जुलाहा, मजा आ गया। अच्छा, अब किसी और की तौल करो। जुलाहा ने बारी बारी से 3-4 दरबारियों को तौला। किसी की अक्ल 7 धागों के बराबर निकली, किसी की 10, किसी की 12, और हर बार सवाल पूछकर यह साबित हो गया कि उसका अंदाजा गलत नहीं था। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। जुलाहा बोला, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो अब मैं बीरबल जी की अक्ल तौलना चाहूंगा। अकबर की आंखों में चमक आ गई। हाँ हाँ, यही तो हम देखना चाहते हैं। चलो बीरबल, अब तुम्हारा भी वजन हो जाए। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन शर्त यह है कि नतीजा चाहे जो हो उस पर हंसना हंसाना नहीं होगा। अकबर ने हामी भर दी। जुलाहा ने तराजू में धागे रखे, बीरबल का माथा छुआ और कुछ देर चुपचाप आंखें बंद किए रहा। फिर बोला, जहां पनाह, बीरबल की अक्ल का वजन एक अकेले धागे से भी हल्का है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ दरबारी तो दबे स्वर में हंसने लगे। अरे, ये कैसे हो सकता है?
बीरबल की अक्ल तो सबसे भारी है। लेकिन बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही तो इस जुलाहे का कमाल है। अक्ल जितनी हल्की होती है उतनी ही ऊंची उड़ती है। भारी अक्ल तो धरती पर ही घिसटती रहती है। पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर ने देर तक बीरबल को देखा और फिर जोरदार ठहाका लगाया। वाह बीरबल, तुमने तो इस जुलाहे के दाव को भी अपने हक में मोड़ दिया। जुलाहा बोला, जहां पनाह, मेरी तौल गलत नहीं थी। बीरबल की अक्ल वाकई इतनी हल्की है कि किसी भी भारी समस्या को भी हवा की तरह आसान बना देती है। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से इस जुलाहे को धागा फलसफी कहा जाएगा और इसे शाही खजाने से इनाम दिया जाएगा। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। लेकिन उसी रात जब अकबर अपने कक्ष में थे, उन्होंने बीरबल से अकेले में पूछा, बीरबल सच बताओ, क्या सचमुच अक्ल का कोई वजन होता है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, अक्ल का वजन तो कामों से होता है, न कि धागों से। जुलाहे ने एक खेल खेला, लेकिन उससे दरबारियों की हकीकत सामने आ गई। और असली अक्ल की पहचान यही है कि वह भारी नहीं, हल्की और लचीली हो, ताकि हर मुश्किल में रास्ता निकाल सके। अकबर देर तक सोचते रहे, फिर बोले, सच कहते हो बीरबल, कभी कभी हल्की बातें ही सबसे भारी सच साबित होती हैं। अक्ल का वजन धागों या तराजू से नहीं, बल्कि इंसान के कामों और उसकी सूझबूझ से तौला जाता है। जो अक्ल हल्की और लचीली हो, वही सबसे मजबूत होती है। जयपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। सुबह की किरणें संगमरमर की फर्श पर ऐसे चमक रही थीं जैसे चांदी की परत चढ़ गई हो। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी अपनी अपनी जगह सजे धजे, लेकिन मन ही मन तैयार थे कि आज भी कोई दिलचस्प चर्चा, कोई अजीब मुकदमा या कोई हास्यास्पद मामला सामने आने ही वाला है। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। दरबार के मुख्य द्वार से एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके बदन पर फटे पुराने कपड़े थे, कंधे पर झोला और हाथ में एक लकड़ी की माला। उसके चेहरे पर नकली गंभीरता और आंखों में बनावटी चमक थी। उसने जमीन पर बैठकर ऊंची आवाज में कहा, सलाम हो बादशाह अकबर पर। मैं एक फकीर हूं और मैं किस्मत बदलने की दुआ लेकर आया हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई चौंका। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, किस्मत बदलने की दुआ? और उसके लिए तुझे हमारे दरबार में आने की क्या जरूरत थी? फकीर ने गहरी सांस ली, जैसे सदियों का अनुभव लिए हो। जहां सबसे बड़ा तख्त है, वहीं सबसे बड़ी दुआ दी जा सकती है। लेकिन उसने ठहराव लिया, मेरी दुआ तभी असर करेगी जब दरबार के हर आदमी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी सबके सामने कबूल करेगा। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। कोई हंसा, कोई डर गया। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, वाह, ये तो दिलचस्प है। अच्छा दरबारियों, आज ये खेल खेलते हैं। हर कोई अपनी सबसे बड़ी कमजोरी कबूल करेगा। एक दरबारी हिचकिचाते हुए बोला, जहां पनाह, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है खाना। मैं अच्छे खाने के सामने टिक नहीं पाता। सारे दरबार में हंसी गूंज गई। अकबर भी मुस्कुराए। दूसरा दरबारी बोला, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है सोना। मैं कितना भी वादा कर लूं, जरा सी चमक देखकर फिसल ही जाता हूं। तीसरा बोला, मुझे शोहरत चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग मेरा नाम याद रखें। यही मेरी कमजोरी है। एक एक कर सबने अपनी पोल खोल दी।
आखिरकार अकबर की बारी आई। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने गर्दन सीधी कर कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है गुस्सा। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कई बार बिना सोचे समझे फैसला कर देता हूं। पूरा दरबार चुप। फकीर ने संतोष से सिर हिलाया। वाह, बादशाह ने भी सच कहा। अब बीरबल तुम्हारी बारी। सारी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कुराए, धीरे धीरे खड़े हुए। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, उन्होंने कहा, वो है नकली लोगों को पहचान लेना। पूरा दरबार हक्का बक्का। नकली फकीर की आंखें तरेर गईं। क्या मतलब? तुम कहना चाहते हो कि मैं नकली हूं? बीरबल ने हाथ बांधकर झुकते हुए कहा, अरे नहीं महाराज, मैं तो बस अपनी कमजोरी बता रहा हूं। और देखिए, ये तो अभी अभी उजागर हो गई, क्योंकि आपकी आंखों की चमक असली फकीर की नहीं, लालच की है। असली फकीर कभी दरबारियों से उनकी कमजोरी उगलवाकर दुआ नहीं देता। वो तो खुद को मिटाकर दूसरों के लिए दुआ करता है। लेकिन आप तो सिर्फ सबकी पोल जानना चाहते हैं, ताकि बाद में उसका फायदा उठा सकें। अकबर ने चौंक कर कहा, तो ये फकीर असली नहीं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां जहांपना, ये कोई चालाक आदमी है जिसने फकीर का वेश धरा है। देखिए, इसके कपड़े भले फटे हों लेकिन इसके पैर के जूते नए हैं। इसके झोले में मोतियों की डोरी छुपी है जो अभी अभी किसी व्यापारी से ली गई है। और सबसे बड़ी बात, इसने हमारी कमजोरियां पूछी लेकिन खुद अपनी कमजोरी नहीं बताई। दरबार में हंगामा मच गया। सैनिकों ने झटपट उस नकली फकीर को पकड़ लिया। उसकी झोली टटोली गई तो सचमुच मोतियों की डोरी और कुछ सोने के सिक्के निकले। अकबर ने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तू हमें बेवकूफ बनाना चाहता था। नकली फकीर गिड़गिड़ाया, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं धोखा था, मजबूर था। मैंने सोचा इस चाल से कुछ हासिल कर लूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसको सजा दीजिए। लेकिन साथ ही ये भी याद रखिए कि समाज में कई लोग नकली रूप धरकर आते हैं, कभी संत, कभी व्यापारी, कभी दोस्त बनकर। असली चुनौती उन्हें पहचानने की है। अगर हम हर नकली पर भरोसा कर लेंगे तो असली अच्छाई भी शक के घेरे में आ जाएगी। अकबर ने सिर हिलाया और आदेश दिया, इस आदमी को जेल में डाल दो और काजी से कहो कि इसे ईमानदारी का असली मतलब सिखाया जाए। दरबार गूंज उठा। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि नकली को पहचान लेना आसान नहीं। लेकिन तुमने आज हमें बचा लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली और नकली की पहचान करने वाला इंसान ही सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि दुनिया में नकलीपन सबसे खतरनाक हथियार है। कहानी से सीख, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। नकलीपन चाहे फकीर का हो, दोस्ती का या वफादारी का, एक न एक दिन उसकी पोल खुल ही जाती है। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी ऐसी रोशनी है जिसे कोई नकली चमक ढक नहीं सकती। अगली नई कहानी। दरबार में आया गुमसुम दर्जी, जिसने कहा, मेरे पास कपड़े हैं लेकिन किसी को नजर नहीं आएंगे। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही चहल पहल से भरा हुआ था। बाहर से आए कारीगर, व्यापारी और तमाशबीन अपनी अपनी फरियादें लिए खड़े थे। तभी एक दुबला पतला अजीब सा दर्जी दरबार में दाखिल हुआ। उसकी चाल में आत्मविश्वास तो था,
लेकिन चेहरे पर गुमसुमपन ऐसा कि लगे जैसे किसी ने अभी अभी उसके कपड़े छीने हों। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं दूर देश का दर्जी हूं। मेरे पास ऐसे कपड़े हैं जो दुनिया में किसी और के पास नहीं हैं। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, अरे वाह, वो कैसे कपड़े हैं? दर्जी ने रहस्यमय अंदाज में कहा, जहांपनाह, वो कपड़े आम आंखों से दिखाई ही नहीं देंगे। उन्हें केवल वही देख सकता है जो सचमुच समझदार और ईमानदार हो। जो मूर्ख या कपटी होगा उसे कुछ नजर नहीं आएगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई हंसा, कोई डर गया। अकबर की भौहें ऊपर उठी। मतलब कपड़े अदृश्य हैं? जी हां जहांपनाह, दर्जी बोला। आप चाहें तो मैं आपको वो कपड़े बनाकर दूं, लेकिन उनकी कीमत बहुत होगी। अब यहां मामला दिलचस्प हो गया। दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। हर कोई चाहता था कि बादशाह यह सौदा करें ताकि वो साबित कर सकें कि वो भी समझदार और ईमानदार हैं। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, बनाओ ऐसे कपड़े। खजाने से जितना चाहिए ले लो, लेकिन हफ्ते भर में हमें वो कपड़े चाहिए। दरबार में शोर मच गया। वाह वाह जहांपनाह, दर्जी को खजाने से सोना चांदी मिला और वह चला गया। हफ्ते भर बाद दर्जी बड़े ठाट बाट से वापस आया। उसने खाली हाथ हवा में कपड़े उठाए हुए थे और बड़े गर्व से बोला, जहांपनाह, ये रहे आपके कपड़े। दरबारी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, लेकिन किसी को कुछ नजर नहीं आया। फिर भी कोई भी मूर्ख कहलाने के डर से बोला नहीं। एक दरबारी चापलूसी करते हुए बोला, वाह, क्या नफासत है। धागे ऐसे लगते हैं जैसे चांदनी से बुने गए हों। दूसरा बोला, सचमुच ऐसे कपड़े तो स्वर्ग में भी नहीं होंगे। अकबर ने भी गंभीर चेहरा बनाकर कहा, हूं, सचमुच बहुत खूबसूरत। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहूं। अकबर ने सिर हिलाया। हां बीरबल, बताओ, तुम्हें कैसे लग रहे ये कपड़े? बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, मुझे तो केवल दर्जी की चालाकी नजर आ रही है। असली कपड़े तो हैं ही नहीं। ये तो दरबारियों के डर और लालच से बुनी हुई हवा है। हर कोई सोच रहा है कि अगर उसने कहा कुछ नजर नहीं आता तो लोग उसे मूर्ख समझेंगे, इसलिए सब दिखावा कर रहे हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने तीखी नजर से दर्जी को देखा। तो ये धोखा है। दर्जी बुरी तरह घबरा गया। जहांपनाह, मैंने तो सोचा था। बीरबल ने बीच में ही बात काट दी। जहांपनाह, इसे जेल भेज दीजिए। और दरबारियों को भी सबक मिलना चाहिए कि बिना सोचे समझे हर बात पर सिर हिलाना समझदारी नहीं होती। अकबर ने आदेश दिया और दर्जी पकड़ा गया। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, सचमुच आज फिर तुमने हमें मूर्ख बनने से बचा लिया। वरना कल को लोग कहते कि बादशाह अकबर हवा में कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, असली ताकत इस बात में है कि हम सच बोलने का साहस रखें, चाहे सामने कोई भी क्यों न हो। कहानी से सीख, झूठ और दिखावे की चमक कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच और समझदारी के सामने उसकी कोई औकात नहीं होती। मूर्खता सबसे पहले उस पर आती है जो सच देखते हुए भी डर के कारण चुप रहता है। अगली नई कहानी। 5 दरबारियों ने अकबर के सामने बीरबल की बुराई की, नतीजा चौंकाने वाला।
एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का दरबार अपनी चहल पहल में डूबा हुआ था। सुबह की धूप संगमरमर के फर्श पर पड़कर ऐसे चमक रही थी जैसे सोने की चादर बिछी हो। अकबर अपने शाही तख्त पर विराजमान थे और उनके चारों ओर दरबारी बैठे आपस में हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन दरबारियों में कुछ ऐसे भी थे जिनके दिलों में बीरबल के लिए ईर्ष्या और जलन की आग जल रही थी। बीरबल की चतुराई, उनकी समझदारी और बादशाह के दिल में उनकी जगह उन दरबारियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। इनमें से 5 दरबारी मलिक खां, सदरुल्लाह, वजीर अहमद, शेख मीर और गनी चंद आपस में मिले और गुपचुप योजना बनाने लगे। मलिक खां ने दांत पीसते हुए कहा, ये बीरबल हर बार दरबार की शोभा लूट लेता है। बादशाह हर बात में उसी से राय लेते हैं और हम सबको ऐसे देखते हैं जैसे हम बच्चे हों। अगर हमें अपनी इज्जत वापस चाहिए तो बीरबल की छवि बादशाह के सामने गिरानी होगी। सदरुल्लाह बोला, हाँ, और इसके लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। बादशाह का मूड ठीक है। अगर हम मिलकर बीरबल की बुराई करेंगे तो अकबर जरूर सोच में पड़ेंगे। शेख मीर ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, तो तय रहा, आज हम पांचों एक के बाद एक बीरबल की कमियां गिनाएंगे। फिर देखना बीरबल की चमक फीकी पड़ जाएगी। कुछ ही देर में अकबर ने सबको ध्यान से देखा और पूछा, दरबारियों, आज कौन है जो हमारे सामने कोई दिलचस्प मसला रखेगा? मलिक खां सबसे पहले आगे आया। जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। अकबर ने इशारा किया। कहो। मलिक खां ने कहा, जहां पनाह, आप अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि वो अपनी चतुराई से दूसरों का मजाक भी उड़ाता है? वो अपनी बात को साबित करने के लिए किसी को भी नीचा दिखा देता है। क्या ये दरबार की गरिमा के खिलाफ नहीं? अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। फिर सदरुल्लाह बोला, जहां पनाह, बीरबल कभी कभी आपके आदेशों को भी उल्टा समझते हैं। कई बार वो आपको चुटकुले सुनाकर आपके असली फैसले से ध्यान भटका देते हैं। क्या ये वफादारी है? अब तीसरे वजीर अहमद ने कहा, जहां पनाह, बीरबल हर बार अपनी अक्ल का ढिंढोरा पीटते हैं। बाकी दरबारियों को मौका ही नहीं मिलता। अगर यही चलता रहा तो हम सब दरबार में सिर्फ मूर्तियां बनकर रह जाएंगे। चौथे शेख मीर ने कहा, जहां पनाह, बीरबल बाहर के लोगों से भी ऐसी बातें करते हैं कि लोग समझते हैं जैसे वही असली बादशाह हो और सब उनके इशारे पर चलता है। क्या ये आपके लिए ठीक है? आखिर में गनी चंद ने कहा, जहां पनाह, सच कहें तो बीरबल की सबसे बड़ी खामी ये है कि वो अपने को हमेशा सही मानते हैं। लेकिन इंसान चाहे कितना ही बड़ा हो, गलत तो हो ही सकता है। अगर आप उन्हें हमेशा ऊपर रखते हैं तो शायद आपसे भी बड़ी गलती होगी। पूरा दरबार अब चुप था। सबकी निगाहें अकबर पर और फिर बीरबल पर थीं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, 5 दरबारियों ने तुम्हारे खिलाफ बुराई की है। अब तुम क्या कहना चाहोगे? बीरबल सहज भाव से खड़े हुए। जहां पनाह, इन 5 की बातें मैंने सुनी, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं केवल एक छोटा सा प्रयोग करके सबका जवाब दूंगा। अकबर ने हामी भरी। ठीक है, देखना चाहते हैं तुम्हारा प्रयोग। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे 5 थाल लाए और उनमें 5 तरह के फल रख दें। अंगूर, सेब, केला, अनार और नींबू। उन्होंने उन 5 दरबारियों से कहा, आप सब इन थालों में से एक एक फल चुनिए। जो फल जैसा होगा वैसा ही आपका स्वभाव सबके सामने खुल जाएगा।
दरबारी हैरान हुए, लेकिन मजबूरी में आगे बढ़े। मलिक खां ने सेब उठाया, सदरुल्लाह ने केला उठाया, वजीर अहमद ने अंगूर उठाया, शेख मीर ने अनार उठाया, गनी चंद ने नींबू उठा लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह देखिए इनका सच। सेब बड़ा और लाल है, लेकिन अंदर से खट्टा हो सकता है। यही मलिक खां हैं, बाहर से चमकीले, अंदर से कड़वाहट से भरे। केला मीठा होता है, लेकिन छिलका फिसला। यही सदरुल्लाह हैं, ऊपर से नरम, भीतर से चाला। अंगूर गुच्छे में आते हैं, लेकिन दबाव में फट जाते हैं। यही वजीर अहमद हैं, भीड़ में मजबूत दिखते हैं, अकेले कमजोर। अनार बाहर से सख्त, लेकिन भीतर बिखरा हुआ। यही शेख मीर हैं, एकता का ढोंग, असल में टुकड़ों में बंटे। और नींबू खट्टा और काटने वाला। यही गनी चंद हैं, हर बात में कड़वाहट घोलने वाले। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की आंखें चमक उठीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने तो फलों से इनकी पूरी पहचान खोल दी। अब समझ आया कि जो दूसरों की बुराई करते हैं, उनका सच कितना छोटा और खट्टा होता है। फिर अकबर ने गुस्से से पांचों दरबारियों की तरफ देखा। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। बीरबल मेरे दरबार की शान है। उनकी ईमानदारी और समझदारी ही इस तख्त की असली ताकत है। आज के बाद अगर किसी ने उनकी बुराई की, तो वो मेरी बुराई मानी जाएगी। पांचों दरबारी सकपका गए और सिर झुका लिया। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह, बुराई करने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन सच हमेशा फल की तरह सामने आ ही जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन मीठा है और कौन खट्टा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। कहानी से सीख, दूसरों की बुराई करने वाले लोग अंत में अपनी ही पोल खोल देते हैं। जो अपनी अच्छाई से दूसरों को मात देता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ईर्ष्या और जलन हमेशा हारती है और सच्चाई हमेशा जीतती है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो दर्जी जिसने बादशाह की खामोशी नापी। तहपुर सीकरी का दरबार हमेशा शोरगुल और चर्चाओं से गूंजता रहता था। जहां कहीं बादशाह अकबर का नाम लिया जाता, वहां एक भी दरबारी चुप नहीं रहता था। कोई उनकी वीरता गिनाता, तो कोई उनके न्याय की मिसाल देता। मगर उस दिन का माहौल कुछ अलग ही था। दरबार की जमीन पर लाल गलीचे बिछे थे। दीवारों से झूलते झूमरों की रोशनी में हर दरबारी के चेहरे पर चमक थी। सब सोच रहे थे कि आज दरबार में कोई खास ऐलान होगा, क्योंकि अकबर ने सुबह ही फरमान जारी किया था कि आज दरबार में एक अजीबोगरीब मेहमान आने वाला है और उसकी चुनौती को सबके सामने पूरा करना होगा। दरबारी कानाफूसी करने लगे। कौन होगा वो मेहमान? शायद कोई विद्वान या फिर कोई साधु? नहीं, मैंने सुना है वो एक दर्जी है। इतना सुनते ही सब हंस पड़े। दर्जी? अरे दरबार में दर्जियों का क्या काम? वो क्या सुई धागे से बादशाह को उलझाएगा? हंसी ठट्ठा चलता ही रहा कि तभी पहरेदार ने ऊंची आवाज में कहा, हुजूर, दरबार में पेश हैं लखनऊ से आए हुए मशहूर दर्जी अब्दुल मियां। दरबार में एक दुबला पतला आदमी दाखिल हुआ। उसके कंधे पर कपड़े की थैली लटक रही थी और हाथ में नापने की लंबी फीता डोरी। वह आया और सीधे अकबर को झुककर सलाम किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम हो वो दर्जी जिसने यह दावा किया है कि तुम किसी का भी सिर्फ खामोशी का नाप ले सकते हो। दर्जी ने सिर उठाया और दृढ़ आवाज में कहा,
जी हुजूर, मैं सिर्फ कपड़े का नाप ही नहीं लेता, बल्कि आदमी की खामोशी का भी सही नाप बता सकता हूँ। दरबार एक बार फिर हंसी से गूंज उठा। वाह, ये तो नई नौटंकी है। खामोशी का नाप? अरे खामोशी का भी कभी साइज होता है। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और गंभीरता से कहा, लेकिन दर्जी मियां, हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर खामोशी का नाप लिया कैसे जाता है और उसका क्या फायदा है। दर्जी ने अपनी फीता खोली, जमीन पर सीधी रखी और बोला, हुजूर, हर खामोशी की लंबाई अलग होती है। किसी की खामोशी छोटी होती है, गुस्से वाली। किसी की खामोशी लंबी होती है, सहनशील। और किसी की खामोशी गोल होती है, चालाकी से भरी। मैं इन सब का अंदाजा ले सकता हूं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, तो क्या तुम हमारी खामोशी का नाप ले सकते हो? दर्जी मुस्कराया। हुजूर, आपकी खामोशी सबसे अनोखी होगी, पर शर्त यह है कि आपको पूरा 1 मिनट बिल्कुल खामोश बैठना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अकबर पर टिक गईं। बादशाह अकबर पहली बार चुनौती के तौर पर खामोश रहने वाले थे। बीरबल, जो अब तक चुपचाप देख रहे थे, मुस्कुराकर बोले, मुझे तो लगता है कि दर्जी मियां, अगर खामोशी का नाप लेना इतना आसान होता तो ये दरबार के झगड़े बहुत पहले ही सुलझ जाते। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, आज हम भी देखना चाहते हैं कि ये दर्जी हमारी खामोशी का क्या माप निकालता है। और फिर अकबर ने इशारा किया। सब दरबारी बिल्कुल शांत हो गए। अकबर ने आंखें मूंदी और पूरे 1 मिनट तक चुप बैठे रहे। दर्जी कभी उनकी आंखों को देखता, कभी होठों को, कभी भौहों के बीच की लकीरों को। फिर उसने अपनी फीता उठाई, जैसे सचमुच किसी कपड़े का नाप ले रहा हो। कभी एक छोर हवा में पकड़ता, कभी दूसरे छोर से दूरी मापता। दरबारी हंसी रोक कर एक दूसरे को देख रहे थे। आखिरकार दर्जी बोला, हुजूर, आपकी खामोशी की लंबाई 63 इंच है। ये खामोशी राजा की है, भारी, गंभीर और ऐसी कि लोग इसे सुनकर भी डर जाएं। दरबार में ठहाका गूंज गया। वाह, 63 इंच की खामोशी! अरे, अब तो खामोशी भी कपड़े की तरह मापी जाएगी। अकबर भी हंसे, लेकिन उन्होंने दर्जी से कहा, ठीक है, हमारी खामोशी का तो तुमने नाप ले लिया, मगर अगर सचमुच तुम्हारी कला सच्ची है तो दरबार के किसी और की खामोशी का नाप लो। सभी दरबारी चौंक गए। अब बारी आई तुर्की खान की, जो दरबार में अपने गुस्से और अधीर स्वभाव के लिए मशहूर थे। तुर्की खान ने चुनौती स्वीकार की। वे खामोश बैठे, लेकिन मुश्किल से 15 सेकंड भी नहीं बीते कि उनकी मूंछ फड़कने लगी और चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखने लगी। दर्जी ने फीता हवा में फैलाकर कहा, हुजूर, इनकी खामोशी सिर्फ 14 इंच है। ये खामोशी छोटी और झल्लाहट वाली है। ऐसा आदमी देर तक खामोश रह ही नहीं सकता। दरबार ठहाकों से गूंज गया। तुर्की खान का चेहरा लाल हो गया, मगर वो कुछ कह भी नहीं पाए। अकबर ने ताली बजाकर कहा, वाह दर्जी मियां, लगता है तुम्हारी कला में वाकई कोई राज छिपा है। अब सबकी नजरें बीरबल की ओर उठीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। देखे दर्जी तुम्हारी खामोशी का क्या नाप लेता है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें मूंद लीं। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। कोई खास भी नहीं रहा था। दर्जी ने फीता फैलाया, इधर उधर देखा, बीरबल के होठों, आंखों और माथे का निरीक्षण किया। 1 मिनट बीत गया और दर्जी ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, इनकी खामोशी का नाप तो मेरी फीता से भी बाहर है। यह खामोशी सीधी नहीं, गोल है।
यह खामोशी सुनाई नहीं देती, लेकिन दूसरों के मन की बात खोल देती है। यह खामोशी चालाकी और सच्चाई दोनों को साथ लेकर चलती है। अगर इसे मापने की कोशिश करूं, तो यह खामोशी एक दायरा बनेगी जिसका कोई अंत नहीं। दरबार चौंक गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, दर्जी मियां, लगता है तुमने बीरबल को अच्छी तरह समझ लिया। सभी दरबारी दंग रह गए कि एक साधारण दर्जी ने खामोशी से इतना कुछ पढ़ लिया। मगर तभी बीरबल बोले, हुजूर, दर्जी मियां की कला अजीब जरूर है, लेकिन सच्चाई ये है कि खामोशी का नाप लेने के लिए फीते की नहीं, नजर की जरूरत होती है। ये दर्जी असल में खामोशी नहीं, बल्कि आदमी के धैर्य, उसके चेहरे की लकीरों और उसकी नीयत को पढ़ रहा है। जैसे कपड़े की सिलाई में हर टांका मायने रखता है, वैसे ही खामोशी में हर पल। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही कहा बीरबल। दर्जी मियां ने हमें ये सिखाया कि खामोशी भी बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। उस दिन दरबार में यह बात हमेशा के लिए याद कर ली गई। खामोशी का नाप फीते से नहीं, समझ से लिया जाता है। सीख, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि खामोशी को कभी कमजोरी मत समझो। खामोशी इंसान की असली ताकत होती है। यह गुस्से से बड़ी, शब्दों से गहरी और चालाकी से ज्यादा असरदार होती है। जो खामोशी को समझ लेता है, वो इंसान और हालात दोनों को जीत लेता है। अगली नई कहानी। बीरबल का ऐसा जवाब कि अकबर भी हंसते हंसते रो पड़े। फतेहपुर सीकरी की सुबह बड़ी निराली होती थी। महल के ऊंचे गुंबदों से छनकर आती धूप और चारों ओर फैलती बयार मन को ताजा कर देती थी। बादशाह अकबर इन सुबहों को बहुत पसंद करते थे। कभी वे बगीचों में घूमते, तो कभी अपने खास दरबारियों के साथ बैठकर गपशप किया करते। पर उस दिन दरबार का माहौल अलग ही था, क्योंकि अकबर को पिछली रात नींद नहीं आई थी। वजह यह कि उन्होंने एक सपना देखा। सपना ऐसा था कि उनके दरबार की हंसी, उनकी समझ और उनका धैर्य सब चुनौती के घेरे में खड़े हो गए थे। सपने में अकबर ने देखा कि वे दरबार में बैठे हैं और सब दरबारी उनकी ओर देख रहे हैं। अचानक बीरबल उनसे कोई ऐसा जवाब दे देते हैं कि पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो जाता है और अकबर की आंखों से भी हंसी आंसू बहने लगते हैं। पर जैसे ही अकबर यह जानने वाले होते कि बीरबल ने आखिर कहा क्या था, सपना टूट गया। सुबह उठते ही अकबर बेचैन हो गए। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, आज दरबार में कोई ऐसा सवाल उठे जिसका जवाब बीरबल इस अंदाज में दें कि हम सब हंसते हंसते रो पड़े। दरबारियों ने यह सुना तो कानाफूसी शुरू हो गई। अब सवाल ये था कि कौन सा मुद्दा ऐसा हो जिस पर बात छिड़े और बीरबल जवाब दें। दरबार सज गया। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे। चारों ओर रईस, मंत्री, सेनापति और विद्वान अपनी अपनी जगह ले चुके थे। पर सबसे अलग अंदाज में बैठे थे बीरबल, गंभीर मुखाकृति पर हल्की मुस्कान, मानो पहले से जान रहे हों कि आज क्या होने वाला है। अकबर ने कहा, बीरबल, हमने आज तुम्हें एक अलग चुनौती दी है। कोई ऐसा जवाब दो कि हम भी हंसी रोक न पाए। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जवाब तभी दिया जाता है जब कोई सवाल हो। तो सवाल कौन पूछेगा? अकबर ने इशारे से दरबारियों को देखा। तुरंत 2-3 दरबारी खड़े हो गए। उनमें से एक था मुल्ला काजी, जो हमेशा बीरबल से जिरह करने की फिराक में रहता। काजी ने कहा, जहां पनाह, मेरा सवाल है, अगर किसी आदमी की दाढ़ी में आग लग जाए तो वह क्या करेगा? पूरा दरबार ठहाके मारकर हंसने लगा। अकबर भी मुस्कुराए, पर नजरें बीरबल पर टिकी थीं। बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहां पनाह, वह आदमी सबसे पहले यही सोचेगा कि आग बुझाऊं या पहले सबको यकीन दिलाऊं कि दाढ़ी असली है।
यह सुनते ही दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने भी जोर से हंसना शुरू कर दिया, पर बीरबल रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, और अगर वह आपकी तरह बादशाह हो तो हुक्म देगा कि सारे मुल्क में ऐलान हो, मेरी दाढ़ी में लगी आग सिर्फ वफादारी की लौ है, इसे कोई बुझाए नहीं बल्कि ताली बजाकर सलाम करे। अब की बार अकबर हंसते हंसते दोहरा हो गए, आंखों से आंसू छलक पड़े। दरबारी भी पेट पकड़कर हंसने लगे। माहौल ऐसा था कि दरबार की गंभीरता कहीं खो गई और हर ओर हंसी ही हंसी बिखर गई। अकबर ने आंसू पोंछते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो हमें वाकई हंसते हंसते रुला दिया। लेकिन सच कहो, ये जवाब तुम्हारे दिमाग में पहले से था या अचानक आया? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, बीरबल की जुबान पर कभी भी ताला नहीं लगता। ताले तो खजानों पर होते हैं, दिमाग पर नहीं। और जहां पनाह की खिदमत करना बीरबल का सबसे बड़ा खजाना है। मगर यही बात खत्म नहीं हुई। एक और दरबारी खड़ा हुआ। उसने सोचा, अब की बार मैं बीरबल को मात दूंगा। उसने पूछा, बीरबल बताओ, अगर कोई आदमी चुपचाप दरबार में आकर कह दे कि बादशाह अकबर की नाक नकली है, तो तुम क्या जवाब दोगे? दरबार सन्न रह गया। अकबर ने भी गंभीर नजर डाली, पर भीतर ही भीतर वे उत्सुक थे कि बीरबल क्या कहेंगे। बीरबल ने ठंडी सांस लेकर कहा, जहां पनाह, मैं उस आदमी से यही कहूंगा कि शुक्र करो, उसने सिर्फ नाक को नकली कहा है। अगर वो कहता कि अकबर का दिमाग नकली है, तो मैं खुद उसे दरबार से बाहर खींचकर फेंक देता। क्योंकि नाक नकली हो तो बादशाह वैसे भी रह सकते हैं, लेकिन दिमाग नकली हो तो बादशाहत ढह जाएगी। यह सुनते ही दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर इतना हंसे कि फिर से आंसू बहने लगे। उन्होंने बीरबल की तरफ इशारा कर कहा, बस बस बीरबल, अब और जवाब मत देना, वरना हम दरबार छोड़कर हंसी से भाग खड़े होंगे। दरबार का वो दिन इतिहास में दर्ज हो गया, वो दिन जब बीरबल के जवाबों ने अकबर को हंसते हंसते रुला दिया। उस शाम जब अकबर अकेले थे, उन्होंने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन सोचा, असल बादशाहत तलवार या ताज से नहीं, बल्कि हंसी और अक्ल से होती है, और यह दोनों मुझे बीरबल से मिलती हैं। सिख, हास्य सबसे बड़ी दौलत है। एक सच्चा नेता वही है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराना और दूसरों को मुस्कुराना जानता हो। अक्ल और विनोद का संगम ही इंसान को महान बनाता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो धोबी जिसने कहा, मैं गधे को भी दरबार का मंत्री बना सकता हूँ। फतेहपुर सीकरी की गलियों में उस दिन बड़ी हलचल थी। सुबह से ही बाजार में अजीब सी चर्चा गूंज रही थी। एक धोबी दरबार जाएगा और बादशाह अकबर से कहेगा कि उसका गधा मंत्री बनने लायक है। सुनते सुनते यह खबर महल तक पहुंची और अकबर ने खुद दिलचस्पी दिखाते हुए हुक्म दिया कि उस धोबी को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। दरबारियों के कान खड़े हो गए। सबके चेहरों पर एक ही सवाल लिखा था, ये कैसी ढीठ हरकत है? क्या किसी ने सुना है कि गधा मंत्री बन सकता है? पर दरबार में बैठे बीरबल की आंखों में हल्की सी चमक थी। उन्हें अंदाजा था कि यह मामला हंसी मजाक का ही नहीं, बल्कि समझदारी की परख का भी होगा। धोबी दरबार में हाजिर हुआ। उसके पीछे पीछे उसका गधा भी चला आया। गधे की गर्दन में फूलों की माला, माथे पर लाल टीका और पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। जैसे ही गधा दरबार में आया, कुछ दरबारी हंसने लगे तो कुछ ने नाराजगी दिखाई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम वही धोबी हो जिसने दावा किया है कि गधा भी मंत्री बन सकता है? धोबी ने सीना चौड़ा कर कहा, जी हाँ जहांपना, मैं अपने गधे को इतना काबिल बना दूंगा कि ये दरबार का मंत्री बन सके। दरबार में हलचल मच गई।
कई दरबारी खिलखिलाकर हंसने लगे, लेकिन अकबर ने गंभीरता से कहा, ठीक है, अगर तुम सच साबित कर पाओ तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर झूठ निकला तो सजा भी मिलेगी। धोबी ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, मेरे गधे में 3 खूबियां हैं जो मंत्री बनने के लिए सबसे जरूरी हैं। पहली, ये कभी झूठ नहीं बोलता। दूसरी, ये कभी किसी की बात बीच में नहीं काटता। तीसरी, ये चुपचाप हर बात सह लेता है। क्या यही 3 गुण मंत्री के लिए सबसे बड़े नहीं हैं? पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, बीरबल, अब तुम ही बताओ, क्या सचमुच गधे में ये 3 खूबियां हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, धोबी ठीक कह रहा है, लेकिन मंत्री बनने के लिए सिर्फ चुप रहना और सहना ही काफी नहीं होता। मंत्री को अक्ल भी चाहिए, और अक्ल बिना सवाल जवाब के कभी सामने नहीं आती। अकबर ने सिर हिलाया, तो फिर बीरबल, तुम ही इसका इम्तिहान लो। बीरबल आगे बढ़े और गधे के सामने खड़े हो गए। उन्होंने गंभीर लहजे में पूछा, गधे भाई, बताओ, दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? गधा चुप रहा। धोबी ने कहा, देखा, यह किसी की बुराई नहीं करता, चुप रहना ही समझदारी है। दरबार में फिर से हंसी गूंज उठी। बीरबल ने दूसरा सवाल किया, अगर तुझे मंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला हुक्म क्या देगा? गधा अपनी गर्दन झटककर ढेंचू ढेंचू करने लगा। बीरबल ने अकबर की ओर झुककर कहा, जहांपनाह, लगता है इसका पहला हुक्म होगा कि पूरा दरबार घास खाने लगे। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। उनकी हंसी इतनी जोरदार थी कि आंसू निकल पड़े। दरबार भी हंसी से गूंज उठा। धोबी सकपका गया। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, गधा मंत्री बनने लायक नहीं है, लेकिन यह हमें आईना जरूर दिखा सकता है, क्योंकि अगर मंत्री सिर्फ चुप रहकर सब सह ले तो वह भी गधे से ज्यादा कुछ नहीं होता। असली मंत्री वही है जो सही बात कहने का साहस रखता हो। अकबर ने तालियां बजाकर कहा, वाह बीरबल, तुमने गधे की परीक्षा लेकर सच्चे मंत्री का फर्ज भी समझा दिया। फिर उन्होंने धोबी को इनाम में सोने की थैली दी और कहा, तुम्हारा गधा मंत्री नहीं बन सकता, लेकिन आज दरबार को हंसी और सीख देने में इसने बड़ा काम किया।